हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 29 नवंबर। तो 29 नवंबर के करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टैक्स, पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज ये बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। और यहाँ आप देख सकते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, जो पहली खबर है कि जो हमारे जो वर्कर्स थे, फंसे हुए थे टनल के अंदर, ठीक है, तो उनको अब रेस्क्यू कर लिया गया है 17 दिन बाद, है ना। 17 दिन से क्या थे, ये टनल में फंसे हुए थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा देर आए पर दुरुस्त आए, सबकी जान बचा ली गई है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसको पॉजिटिव न्यूज़ की तरह ही लेना चाहिए। परंतु जो जो कमियां रहीं उस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है कि भाई हमें इतने दिन क्यों लगे, इस चीज़ पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। अगर इन फ्यूचर इस तरह का कोई रेस्क्यू मिशन चलाने पड़े तो उन्हें 3 से 4 दिन में पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि जब एक बंदा मान लीजिए किसी टनल में फंसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 41 वर्कर्स थे टोटल मिला के, तो उनकी मेंटलिटी, मनोदशा क्या हो रही होगी, आप खुद सोचिए। एक घंटा आप कैसे निकालेंगे, तो ये तो बहुत 17 दिन से फंसे हुए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पर भी कार्य करना चाहिए। हालांकि ये एक अप्रिशिएबल कदम है कि सभी जो वर्कर्स हैं उनकी जान बचा ली गई, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे पॉजिटिव लें, नेगेटिव ना लेना, ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट खबर है यहाँ पर बैन ऑन BS3, ठीक है। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो कंटिन्यू गिरती जा रही है, ठीक है। वहाँ पर जो एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, तो उसको कर्ब करने के लिए सरकार अलग अलग मेजर उठा रही है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हमने शुरू में ये द हिंदू पढ़ना चालू करा था, है ना, तो उसमें जब ये दिल्ली के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहे थे बार बार, उसमें दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बार बार डिग्रेड हो रही थी, गिरती जा रही थी। किस कारण से? एक तो क्या है, वहाँ पर है ना, जो आसपास की स्टेट है वो पराली, जो क्रॉप बर्निंग करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एयर पॉल्यूशन होता है सबसे ज़्यादा। दूसरा, जो यहाँ पे व्हीकल्स है वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, साथ में जो कंस्ट्रक्शंस है उससे भी एमिशंस होता है ना, एयर क्वालिटी गिरती है, क्योंकि धूल के कण उड़ते हैं जो हवा में जाके सेचुरेट हो जाते हैं ना, वो इतनी जल्दी नीचे नहीं करती ड्रॉप। तो पानी की बौछार भी की सरकार कई प्रयास कर रही है। तो उसमें क्या है, एक प्रयास ये भी है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब जो वहाँ के BS3 वाले जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं उनको पूरी तरीके से बैन किया जाएगा। साथ में BS4 वाले जो डीजल व्हीकल्स हैं उनको बैन किया जाएगा, जिससे दिल्ली की एयर क्वालिटी इंप्रूव किया जा सके। अब ये BS है क्या, आ जाइए इसको समझते हैं। देखो, BS का मतलब भारत स्टेज, ठीक है। एक्चुअली क्या है, यूरोपियन नॉर्म्स हैं। ये जो पेट्रोल या डीजल जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसके नॉर्म्स हैं। अगर जैसे यूरोपियन 1 है तो ये काफ़ी पुरानी थी, सन 2000 के आसपास ये टेक्नोलॉजी थी यूरोपियन 1, जिसमें क्या था, जो पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता था, सल्फर कंटेंट कितना होगा उसके बेसिस पे ये इंजन के नॉर्म्स डिसाइड किए गए, है ना। इसमें सल्फर कंटेंट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, मतलब एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब जैसे यूरोपियन 1 है तो इंडिया ने इसे इंडिया 2000 बोला, ठीक है। जब यूरो 2 आए तो हमने भारत स्टेज सेकंड इसका नाम दिया, ठीक है। 2003 से लेकर 2005 के आसपास थे ये वाले इंजन, जिसे हमने नेशन वाइड अडॉप्ट किया था, ये वाला भारत स्टेज सेकंड 2005 से। ये थोड़ा ध्यान रख सकते 2005 अप्रैल से, ठीक है। ये भारत स्टेज थर्ड यूरोपियन थर्ड से ही लिए गए हैं, भारत स्टेज थर्ड, ठीक है। तो 2005 से 2010 वाले जो इंजन थे उन्हें भारत स्टेज थर्ड कहा गया कि 2005 से लेकर 2010 के बीच में जितने भी हमने गाड़ियां बनाई थी, मैन्युफैक्चरिंग करी थी, तो भारत थर्ड स्टेज के नॉर्म्स पे उनको मैन्युफैक्चर किया गया था, ठीक है। और फिर भारत फोर्थ स्टेज 2010 से लेकर 2017 तक हमने बहुत सारे व्हीकल्स ये वाले इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो ये भारत स्टेज 4 है। अब ये भारत स्टेज 4 के जो डीजल व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनको बैन करने की बात करी गई है, और इससे पहले के जो पेट्रोल एंड डीजल है वो सारे बैन करने की बात करी गई है। ये थोड़ा ध्यान रखें, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब भारत स्टेज फिफ्थ हमने अडॉप्ट नहीं किया, हम सीधे ही इसको स्किप करके आगे आ गए, ठीक है। हमने क्या करा, इसको नहीं अपनाया, हमने यूरोपियन 6 को ही अपनाया, भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को डायरेक्ट अडॉप्ट किया। तो भारत 4 के बाद में हमारे पास जो व्हीकल की कैटेगरी है कौन सी है, भारत 6 वाले व्हीकल्स है अब हमारे पास में, ठीक है। तो जो 2020 से हम इनको कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आज ये नेक्स्ट चलता है। अब देखिए, नेक्स्ट खबर है केरला से। तो केरला की ये वाली जो गवर्नर की स्कीम है, खबर है, ये हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि जो केरला के गवर्नर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी टेबल पे बिल को रख कर बैठ जा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। पॉकेट वीटो कर ले रहे हैं, है ना। तो परंतु क्या है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के पास में एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, परंतु पॉकेट वीटो जैसी कोई वीटो नहीं है कि वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए किसी बिल को अपने पास नहीं रख सकते। अगर उनके पास में कोई बिल आया है तो उनको क्या, या तो उसको साइन करके वापस भेजना होगा,
है ना पास करना होगा, या फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं, वापस से भेज दें लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। अब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन कौन सा आर्टिकल 200 हमारा ये प्रोवाइड करता है, गवर्नर को पावर देता है कि वह किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख सकता है। तो यहाँ पर यही बात है कि गवर्नर, जो केरला के गवर्नर हैं, उन्होंने क्या करा है, एक बिल पे तो साइन कर दिया और बाकी सारे बिल क्या है प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रिजर्व करके रख गए। जो केरला का पब्लिक हेल्थ बिल है उस पर इन्होंने साइन कर दिया, और बाकी जो 6 बिल थे वो उन्होंने क्या करा, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रिजर्व करें। तो प्रेसिडेंट की असेंट कौन से आर्टिकल से पावर मिलती है, आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर को ये पावर मिलती है कि वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा केरला के बारे में देख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, ये आरबीआई का लेटेस्ट मूव है टू इंक्रीज द रिस्क वेट फॉर लेंडिंग। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या कहा है कि भाई जो बैंक हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, है ना, जो बैंकिंग काम ना करके फाइनेंशियल लेंडिंग का काम करती हैं, ठीक है, तो वो क्या है, अपनी कैपिटल का कुछ हिस्सा रिस्क वेटेड के तौर पे जमा करके रखें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करा है, आरबीआई ने 25% पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है रिस्क वेटेड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो रिस्क वेटेड क्या है, एक असेंशियल टूल है बैंक्स के लिए टू मैनेज देयर रिस्क। ठीक है, अगर मान लीजिए इन्होंने क्या है पैसा किसी को दिया, अब पैसा कोई खा के भाग जाता है, तो इनके पास में थोड़ा पैसा इकट्ठा होना चाहिए कि उससे निपट सके। अगर सारा ही पैसा दे देंगे, लेंड कर देंगे और सारा ही डूब जाएगा तो कंपनी ही बंद हो जाती है। तो इसलिए रिस्क वेटेड एसेट मैनेज करके चलना पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो अब क्या है, एनबीएफसी क्या है, दो तरफ से मार खाती है। पहला तो कौन सा, पहला तो क्या है, हाई रिस्क वेटेड, मतलब उनको रिजर्व ज़्यादा करके रखना पड़ेगा अपने पैसे में से। ठीक है, जो अनसिक्योर्ड लोन के तौर पर। और दूसरा क्या है, बैंकिंग को लेंड करना पड़ता है, बैंक को अगर ज़रूरत है तो उनको पैसा भी देना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या है, एनबीएफसी तो दो तरीके से मारी जाती हैं। आ जाइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट खबर है राजस्थान से रिलेटेड है। तो राजस्थान असेंबली से यह है कि राजस्थान में 199 सीटों पे इलेक्शन हुए 200 में से। ठीक है, तो एक क्या गंगानगर की एक सीट थी, तो वहाँ पर वो एक्सपायर हो गए थे कांग्रेस के मिनिस्टर, इस वजह से यहाँ पर मिनिस्टर तो क्या कैंडिडेट, तो इस वजह से यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर क्या है, राजस्थान में 199 सीट पे तो इलेक्शन हुए। तो पिछली बार से देखा गया 2018 के मुकाबले राजस्थान में इस बार क्या है, जो मतदान हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप राजस्थान से आते हैं तो ये क्या है, 0.73%। ठीक है, ज़्यादा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, आ जाइए ना। और ये कब इलेक्शन कंडक्ट कब हुए थे, ये 25 नवंबर को हुए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 25 नवंबर। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अब 30 नवंबर को कहाँ है, 30 नवंबर को तेलंगाना में इलेक्शन है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवार्ड से, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्यजीत रे अवार्ड अभी किसको दिया गया है, तो मिशेल डगलस को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इनका नाम याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है मिशेल डगलस को। ठीक है, इसके अलावा एंडलेस बॉर्डर, ठीक है, एंडलेस बॉर्डर नाम की फिल्म को द गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया है। तो द बेस्ट फिल्म जो होती है उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है ना। तो ये IFFI है ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये 54th नंबर का IFFI है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस पर डिटेल में, तो इसीलिए सिर्फ अवार्ड डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, प्राइम वीडियोस पर क्या है, जो बेस्ट OTT अवार्ड दिया गया है प्राइम वीडियोस का, जिसका नाम है पंचायत सीजन 2। ठीक है, पंचायत सीजन 2 को क्या मिला है, OTT सीरीज अवार्ड, बेस्ट OTT सीरीज अवार्ड के अवार्ड दिया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 3 अवार्ड याद कर ले, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो फिलीपींस गवर्नमेंट और जो वहाँ की जो कम्युनिस्ट रिवेल हो रहा था, ठीक है, उन दोनों के बीच में पीस ट्रीटी हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाइन पढ़े, फिलीपींस गवर्नमेंट एंड कम्युनिस्ट रिबेल एग्री टू रिज्यूम पीस टॉक। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने आपको कल भी कहा था कि दुनिया में कोई सा भी युद्ध, कोई सा भी संघर्ष हमेशा किससे रिजॉल्व होता है, पीस से। अंत में क्या होता है, शांति वार्ता ही होती है और उसी से ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये पहले भी की जा सकती है लड़ाई से पहले, पर लड़ाई से पहले कोई करता नहीं है, पहले लड़ाई करता है उसके बाद में शांति वार्ता करता है। अगर पहले ही शांति वार्ता कर ले तो लड़ाई की मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें अपने जीवन में किन आदर्शों को इनकलकेट करना चाहिए, जो बुद्धाज ने 8 फोल्ड पाथ दिए थे आपको जीवन जीने के, अगर आप उनको फॉलो करेंगे ना तो जीवन में आप हमेशा खुश रहेंगे,
और तरक्की करेंगे। ठीक है, तो वो 8 फोल्ड पाथ बताइए। चलो, गौतम बुद्धा के जो 8 फोल्ड पाथ थे, क्या बताए थे इन्होंने? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखें बुद्धा की 8 फोल्ड पाथ। आ जाइए, अब नेक्स्ट खबर देखिए। यहाँ नेक्स्ट खबर है कि जो प्लेटिनम माइन है ना, साउथ अफ्रीका की, ये साउथ अफ्रीका है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जोहान्सबर्ग है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्लेटिनम माइन थी। तो इसके अंदर 75 जो 11 वर्कर्स थे वो तो मर गए, और 75 और उससे थोड़े से ज़्यादा यहाँ एलिवेट इसमें फंसकर घायल हो गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब ये क्या है, लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका के, कि यहाँ पर क्या है, जो कौन से देशों के साथ में ये बॉर्डर शेयर करता है, जैसे नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, है ना, मोज़म्बिक। तो ये आपने नाम सुने होंगे ये देशों के, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और यहाँ पे आप देखिए केप टाउन। ठीक है, तो जब हमारे वास्को डी गामा बताइए इंडिया में कब आया था? 1498 के अंदर आया था। ठीक है, 1498 के अंदर हमारे भारत में आया था। तो ये केप टाउन होते हुए आया था, यहाँ पे थोड़ी देर रुका था, फिर उसके बाद में इंडिया आया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ही नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जर्नलिस्ट का नाम याद कर लीजिए, इवान ग्रेशकोविच। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है अभी आपसे कि रशिया ने क्या है, रशियाई कोर्ट ने इनका जो डिटेंशन है वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्चुअली क्या था, ये हैं यूएस के जर्नलिस्ट, और ये रशिया में जाकर क्या कर रहे थे, वहाँ पे स्पाइंग कर रहे थे, वहाँ पे जासूसी कर रहे थे। तो जासूसी का इल्ज़ाम इन पे लगाकर इनको रशिया ने डिटेन करके रख लिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो अमेरिका है, इसमें क्या है, ये 5 जो मीठे पानी की झील है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आईएएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई एग्जाम है तो वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, इनके ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुइरोन, लेक ओंटारियो और लेक इरी, इस तरीके से नाम है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ पे, ये जो चाइना है, चाइनीज शिप है। ठीक है, तो चाइना क्या कर रहा है, म्यांमार के साथ मिलकर जॉइंट नेवल ड्रिल एक्सरसाइज करने वाला है इंडियन, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल वाले ओशन में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है, क्योंकि हमारा इंडियन ओशन है और यहाँ पर क्या है, ये म्यांमार, ये रहा, और ये चाइना। ठीक है, तो ये चाइना म्यांमार क्या करेंगे, इंडिया के पास में यहाँ पर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करेंगे। तो ये शिप यहाँ पर उतार दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये चाइना इस तरीके की हरकतें करता ही रहता है। एक्चुअली क्या है, म्यांमार का क्या है, म्यांमार क्या करता है, चाइना से बहुत ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट इंपोर्टर है म्यांमार चाइना से आर्म्स का, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और मेजर अलाई भी है, उसका दोस्त भी है चाइना का, ये थोड़ा ध्यान रख लें। तो चाइना के ज़्यादा अच्छे रिश्ते किससे हैं, हमसे ना होकर, वो चाइना के नहीं, वो म्यांमार के चाइना के साथ में ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं हमारे के मुकाबले। ठीक है, इंडिया के मुकाबले। तो अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 70 लाख मोबाइल्स नंबर को सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्रॉड करने के काम में आ रहे थे, है ना। तो हमारे एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा अभी जब से क्या है इंटरनेट रिवोल्यूशन हुआ है, तब से इस तरीके के फ्रॉड के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़े। तो इसके लिए क्या है, प्रॉपर सर्विलेंस, प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है कि भाई किस तरीके से रेगुलेट किए जा सकें। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो मोबाइल नंबर्स को हैक करता है, इलीगल उनका यूज़ करता है, तो उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत है सरकार को। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो उसी में ये एक कदम उठाते हुए क्या करा है, 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पिशियस एक्टिविटीज़ लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, आज ये नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, यहीं तक थी खबरें। अब जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए आर्टिकल, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, ठीक है, 14 आर्टिकल किससे डील करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A में क्या है, किस चीज़ से क्या मेंशन किया गया है। एक्चुअली क्या है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ये कब हुआ था, वर्ष 2002 के अंदर हुआ था। अब बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आर्टिकल 21A। ठीक है, तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं, तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं, बाय।